हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के संदर्भ में पठारों के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले वीडियो में जाना था पर्वत और उनके पहाड़ियों के बारे में, जैसे सतपुड़ा पर्वत और आंवली पर्वत और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। ठीक है, आज हम बात करेंगे पठारों के संदर्भ में। और पठारों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमने जान लिया था क्या कि मुख्य रूप से भारत में जो पठार पाए जाते हैं वो जैसे दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार, शिलांग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इन सब पठारों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पठारों की उत्पत्ति होती कैसे है। देखिए, यदि हम बात करें तो जैसे ये आपकी भूमि हो गई, यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के अंतर जब आंतरिक बलों ने जोर डाला, या यूं कहते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, तो उस ज्वालामुखी उद्गार से जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है। जब दरारी उद्गार होता है और उन दरारों में जब अंतर्जात बल उत्पन्न हो जाता है तो उस बल के कारण दरारों से लावा निकलने लगता है। और जब यह लावा पृथ्वी पर आ जाता है और एक ठोस सतह या काली मिट्टी के रूप में एकत्रित हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। जैसे यहाँ पर भारी मात्रा में क्या निकलेगा, लावा। ठीक है, लावा निकलेगा, और ये लावा धीरे धीरे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब धीरे धीरे निकलने के बाद यहाँ से ये मिट्टी पर जमा होगा, भूमि पर जमा होगा, तो एक बड़े ढेर का या गुम्बदाकार नुमा आकृति ये यहाँ पर बना लेता है। और जो काली मिट्टी का ढेर होता है यही क्या कहलाता है, आपका पठार कहलाता है। देखिए, यदि हम बात करें पर्वतों की, तो पर्वतों की ऊंचाई होती है, पठारों की भी ऊंचाई होती है, लेकिन सीमित होती है। पर्वत की तुलना में इसकी ऊंचाई नहीं होती है, ना ही इसकी कोई ऊंची चोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जमाव होता है किसका, ये यदि हम बात करें ज्वालामुखी है, और ये जमा लावा है, जमा लावा है, और ये है क्या, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो है जमा हो जाती है यहाँ पर, और यही मिट्टी अत्यधिक मात्रा में जब जमा हो जाती है तो निर्माण कर देती है किसका, पठार का। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो प्रश्न बनता है कि पठार का निर्माण किस चीज से होता है। इसका निर्माण होता है सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो ज्वालामुखी का। ठीक है, ज्वालामुखी से पठारों का निर्माण होता है। और यदि हम बात करें तो ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तो यहाँ से विशेष रूप से जमाव ले लेती है मिट्टी, और ये मिट्टी होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी के ढेर को ही हम क्या बोल देते हैं, पठार बोल देते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ से तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि जो काली मिट्टी पाई जाती है वो ज्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, पठारी प्रदेशों में पाई जाती है। और पठारी प्रदेश कहाँ पर होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में या प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, तो आप फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि राजस्थान में काली मिट्टी का पठार कौन सा है, तो हाड़ौती का पठार प्रमुख है। हाड़ौती का पठार राजस्थान ये काली मिट्टी का पठार है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाड़ौती का पठार, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। और ये पठार जो है यहाँ पर विस्तार है काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी का यहाँ पर विस्तार है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से प्रश्न ये बन जाता है पठारों के संदर्भ में, अगर आपसे पूछे तो प्रश्न ये बनता है कि भारत में या भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, या भारत में कितने प्रकार के पठार पाए जाते हैं। तो इनकी हम बात करते हैं। यदि बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पठार पाए जाते हैं, जैसे पर्वतदार पठार या तटीय पठार, और तीसरे नंबर पर गुम्बदाकार पठार। और ये आकृति यदि आप देखेंगे तो ये आकृति जो है किसके समान है, गुम्बद के समान है। ठीक है, नंबर 1 पर्वतदार पठार, नंबर 2 तटीय पठार, और नंबर 3 गुम्बदाकार पठार, और नंबर 4 आया था महाद्वीपीय पठार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से हमारे जो पठार जैसे बुंदेलखंड, मांडवा, छोटा नागपुर का पठार, ये कौन कौन से हैं और इनकी स्थिति क्या है। तो चलिए इनको हम जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सा पठार कैसे हमारा बन करके यहाँ पर तैयार हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर
एक पठार मिलता है जिसको बोल देते हैं ये वाला पठार है आपका मालवा का पठार, मालवा का पठार। और यदि हम बात करें कि मालवा का पठार, मालवा के पठार के ऊपर जो भाग है ये कौन सा, ये है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और यदि हम बात करें यहाँ से तो प्रश्न ये बन जाता है कि ये है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, ये हो गया आपका दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार। और यदि इसके बाद नीचे हम बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा ये हो जाएगा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक का पठार जो है ये दक्कन के पठार का ही एक हिस्सा माना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो पठार है ये कहलाता है तेलंगाना का पठार, ये कहलाता है तेलंगाना का पठार। और इसके बाद यदि हम बात करें इसकी कि ये वाला जो भाग है ये कौन सा पठार है, तो ये है शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। और यदि हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसको बोलते हैं दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। अब दंडकारण्य के पठार के ऊपर यदि हम बात करें तो एक पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, ये वाला, ये है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और यदि इसकी हम बात करें तो ये पड़ता है बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इन पठारों की यदि हम बात करें तो ये हमने यहाँ पर मैपिंग की है और भारत की स्थिति के अनुसार हमने इनको दर्शाया कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एक एक करके सभी पठारों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस पठार से कौन सी विशेषता यहाँ पर बनती है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो पठार है ये वाला, ये है आपका दक्कन का पठार, और ये वाला कर्नाटक का पठार जो इसी पठार का हिस्सा माना जाता है। ये पठार है तेलंगाना का पठार। और यदि हम बात करें ये दंडकारण्य का पठार, ये शिलांग का पठार है, और ये छोटा नागपुर का पठार है, और ये जो है बुंदेलखंड का पठार है, और ये मालवा का पठार है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक एक करके हम सभी पठारों के बारे में बात करने वाले हैं, तो फटाफट अपना कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मालवा के पठार की। मालवा के पठार की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न आता है इसका विस्तार। यदि हम बात करें इसके विस्तार की तो इसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, इसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में। और यदि हम राज्यों की बात करें तो ये पड़ते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। फिर प्रश्न आता है कि जो मालवा का पठार है इसका निर्माण किस चीज से हुआ है, तो मालवा के पठार का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक है, निर्माण ग्रेनाइट से, मालवा के पठार का निर्माण जो है ग्रेनाइट से हुआ है। और यहीं पर एक प्रश्न ये बन जाता है कि जो मालवा का पठार है इसका आवरण कैसा है, यानी ये कैसा है, तो ये काली मिट्टी से ढका हुआ है, या इस कह सकते हैं हम कि इसका जो आवरण है वो काली मिट्टी का है, यानी आवरण, या कह सकते हैं काली मिट्टी से ढका है, काली मिट्टी से ढका है, काली मिट्टी से ढका हुआ है। फिर प्रश्न बन जाता है इसको लेकर के कि इस पठार की जो ऊंचाई है, मालवा के पठार की, वो ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपके 500 से लेकर के 610 मीटर तक इस पठार की ऊंचाई बताई जाती है, जो पठार है आपका मालवा का पठार। तो आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न ये बनता है कि मालवा के पठार को एक और संज्ञा दी गई है, और वह संज्ञा दी गई है लावा निर्मित की। ठीक है, तो कहा यानी लावे से इस पठार का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि निम्न में से लावा निर्मित पठार कौन सा है, तो मालवा का पठार जो है यह लावा निर्मित पठार कहलाता है। ठीक है, यह लावा निर्मित पठार है। ठीक है, यह लावा निर्मित पठार है। एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है क्या
वह प्रश्न ये बन जाता है कि भारत में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं यमुना नदी, और यमुना नदी की यदि हम बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी इस पठार के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, यानी यमुना की सहायक चंबल नदी इस पठार के मध्य से होकर गुजरती है। यानी यमुना की सहायक नदी चंबल नदी इस पठार के मध्य से होकर के गुजरती है। फिर आगे क्या प्रश्न बनता है कि पश्चिम भाग जो होता है इसके मालवा के पठार के जो पश्चिम भाग में महानदी जो है इसके दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है, या यूं कह दीजिए कि जो मालवा का पठार है इसके पश्चिम में महानदी, या यूं कह दीजिए कि इसका जो दक्षिणी भाग है वो महानदी से प्रभावित है। ठीक है, दक्षिणी भाग महानदी से प्रभावित है। दक्षिणी भाग महानदी से प्रभावित है। और प्रश्न क्या बनता है कि जो मालवा का पठार है इसके पूर्व में एक नदी बहती है जिसको कहा जाता है बेतवा नदी। ठीक है, पूर्व में बेतवा नदी बहती है, या ये कह दीजिए बेतवा नदी इसके पूर्व में प्रवाहित होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में यह स्थित है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत के बीच में स्थित जो पठार है उसको बोलते हैं मालवा का पठार। यानी अरावली तथा विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जो मालवा का पठार है ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। और ये ग्रेनाइट से इस पठार का निर्माण हुआ है। चूंकि इस पठार का निर्माण लावे से भी हुआ है इसलिए इस पठार को लावा निर्मित पठार भी कहते हैं। और यदि हम बात करें तो इस पठार का जो आवरण है यानी ये जो ढका हुआ है, किससे ढका हुआ, काली मिट्टी से ढका हुआ है। इसकी ऊंचाई 500 से लेकर के 610 मीटर तक इसकी ऊंचाई बताई जाती है। और यदि हम बात करें तो यमुना की सहायक नदी जिसको बोलते हैं चंबल नदी इस पठार के मध्य से होकर गुजरती है, यूं कह दीजिए बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और यदि हम बात करें यहाँ से तो आगे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पठार की बात हम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार की यदि हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं या जो प्रश्न के रूप में एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बुंदेलखंड के पठार की यदि बात करें तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार का विस्तार, इसका जो विस्तार मिलता है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी यूपी और एमपी में मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ से ये बन जाती है कि इस पठार का जो निर्माण हुआ है वो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी निर्माण हुआ है नीस तथा ग्रेनाइट से इस पठार का निर्माण हुआ है। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ से एक चीज प्राप्त की जाती है, या हम कह सकते हैं कि कम गुणवत्ता वाला लोहा या लौह अयस्क जो प्राप्त किया जाता है वह बुंदेलखंड के पठार से प्राप्त किया जाता है। लिख रहे हैं हम यहाँ से कम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो जो कम गुणवत्ता वाला लोहा प्राप्त किया जाता है वो बुंदेलखंड के पठार से प्राप्त किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात इसकी ये बन जाती है कि ग्वालियर का पठार और विंध्याचल पठार के मध्य पड़ता है बुंदेलखंड का पठार, यानी यह ग्वालियर का पठार और विंध्याचल का पठार के मध्य पड़ता है। ठीक है,
यानी विंध्याचल का पठार और ग्वालियर के पठार के मध्य पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। अब हम बात करने वाले हैं छोटा नागपुर के पठार की, जिससे अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसका थोड़ा विस्तार अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुंदेलखंड का पठार, सॉरी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, पहला प्रश्न ये आता है कि छोटा नागपुर का पठार जो स्थित है वो कहाँ पर है। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। फिर यदि हम बात करें तो इसका कुछ भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी विद्यमान है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, तथा इसका कुछ भाग है पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी है। पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ में भी स्थित है। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि यदि हम बात करें तो इस पठार के दो मुख्य भाग बताए जाते हैं, और उन दोनों मुख्य भागों की हम बात करें तो एक को कहा जाता है रांची का पठार और एक भाग को कहा जाता है हजारीबाग का पठार। तो प्रश्न ये बनेगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसके कितने भाग हैं? 2 भाग। छोटा नागपुर के पठार के यदि हम बात करें इसके भाग कितने हैं? 2 भाग। एक है हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार, और दूसरा कहलाता है रांची का पठार, रांची का पठार। यदि हम बात करें इस पठार की तो प्रश्न ये बन जाता है कि इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी बताई जाती है। तो इस पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर तक बताई जाती है। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर तक बताई जाती है। और यदि हम बात करें तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? बिटुमिन कोयले के लिए। यानी भारत में जो बिटुमिन कोयला प्राप्त किया जाता है वो छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का कोयला, बिटुमिन कोयला। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बनता है यहाँ से कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ को। यानी जर्मनी का एक प्रदेश है जिसका नाम है रूर, और वहां पर सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा बिटुमिन कोयला प्राप्त किया जाता है जर्मनी का रूर प्रदेश से। इसलिए छत्तीसगढ़ यानी झारखंड छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। तो पहले तो लिखेंगे यहां से बिटुमिनस कोयला प्राप्त किया जाता है, कोयला प्राप्त किया जाता है। यानी बिटुमिनस कोयले के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है कौन? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार बिटुमिन कोयले के लिए प्रसिद्ध है और इसे जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने बताया है कि जर्मनी का रूर प्रदेश बिटुमिन कोयले के लिए ये कह सकते हैं विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान है। ठीक है, जर्मनी का विश्व में जर्मनी का रूर प्रदेश है। ठीक है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न ये बनता है कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसके उत्तर में यानी ऊपर कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनको संज्ञा दी गई है राजमहल की पहाड़ियां। तो आपसे प्रश्न पूछेगा राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती हैं? तो वैसे तो छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं, लेकिन झारखंड में इसका विस्तार शुरू हो जाता है झारखंड से। तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में जो पहाड़ियां पड़ती हैं उन्हें कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, इसके उत्तर में स्थित है राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे।
अब हम बात करेंगे दक्कन के पठार की, ठीक है। दक्कन का पठार, तो पहला प्रश्न तो ये बनता है दक्कन का पठार, इसे दक्षिण का पठार भी बोल देते हैं, और इसके अंतर्गत आता है कर्नाटक का पठार। तो इसके 3 नाम मिलते हैं, दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार और कर्नाटक का पठार, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं इसके अन्य नाम। अन्य नाम नंबर 1 तो आपको दिख ही रहा है, दक्कन का पठार, और नंबर 2 यदि हम बात करें तो इसको दक्षिण बोल देते हैं, दक्षिण का पठार भी इसको बोल देते हैं। देखिए दक्षिण का पठार इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत के 8 राज्यों में विस्तृत है, यानी इसका विस्तार दक्षिण भारत के 8 राज्यों में पड़ता है। और तीसरा नाम इसका मिलता है, इसी को बोल देते हैं हम क्या, कर्नाटक का पठार। फिर प्रश्न क्या मिलता है कि ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, या ये कहते हैं कि भारत का विस्तृत पठार के रूप में जाना जाता है, कौन, दक्कन का पठार। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यह है भारत का बड़ा या सबसे बड़ा पठार है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, और इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार भारत के 8 राज्यों में इसका विस्तार है, यानी भारत के 8 राज्यों में दक्कन के पठार का विस्तार मिलता है। फिर एक प्रश्न यहाँ से ये पूछ लेता है कि जो दक्कन का पठार है इसकी आकृति कैसी है। तो दक्कन के पठार की अभी आपने मैप में देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के शुरू में ही मैपिंग की थी, यानी मैप में मैंने सभी पठारों को दर्शा दिया था, ठीक है। तो इसकी आकृति बनती है त्रिभुजाकार, यानी इसकी आकृति या हम कहते हैं आकार, त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के आकार का इसका आकार है। और यदि हम बात करें इसके औसत ऊंचाई की, इस पठार की औसत ऊंचाई हमें 600 मीटर तक इस पठार की औसत ऊंचाई देखने के लिए मिलती है। फिर प्रश्न क्या बनता है कि दक्कन के पठार का एक और अन्य नाम, इसे महाराष्ट्र का पठार भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अत्यधिक विस्तार जो पड़ता है वो भारत के महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसलिए इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न क्या बनते हैं कि इस पठार के 2 भाग हैं, जिसे एक कर्नाटक का पठार बोल देते हैं और जिसे एक महाराष्ट्र का पठार बोल देते हैं। और यदि हम बात करें यहाँ से तो इसकी उत्पत्ति जो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश, ये वाले क्षेत्र की उत्पत्ति को लेकर के आ जाते हैं। आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं उन पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो दक्कन का पहाड़ है इसमें मुख्य रूप से 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं, और वह पहाड़ी किस राज्य के अंतर्गत आती हैं, महाराष्ट्र के अंतर्गत आती हैं। 4 पहाड़ियां जो दक्कन के पठार में विस्तृत हैं, जैसे अजंता की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, और गवील घाट की पहाड़ियां, और बालाघाट की पहाड़ियां। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके अंतर्गत 4 पहाड़ियां आती हैं या स्थित हैं। जैसे नंबर 1 अजंता की पहाड़ियां, नंबर 2 हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, नंबर 3 बालाघाट की पहाड़ियां, नंबर 4 गवील घाट की पहाड़ियां, ठीक है, गवील घाट की पहाड़ियां। तो आपने याद रखना है ये चारों पहाड़ी जो है आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यानी दक्कन के पठार में 4 पहाड़ियां पड़ती हैं जो भारत के राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है, और उन चारों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट और गवील घाट की पहाड़ियां। फिर प्रश्न बनता है कि दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, बेसाल्ट से, या कह सकते हैं बेसाल्ट चट्टानों से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से।
बेसाल्ट चट्टानों से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और इन चट्टानों की यदि हम बात करें तो इन चट्टानों में खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने जाना कि जो दक्कन का पठार है इसमें अत्यधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में जो है खनिज पाए जाते हैं। और जैसे हम उन खनिजों की बात करें तो लोहा, अभ्रक, मैग्नीशियम और बॉक्साइट, ठीक है, मैग्नीसाइट और बॉक्साइट, ठीक है। जैसे लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, ठीक है, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट और मैग्नेसाइट, ये प्रमुख रूप से खनिज यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं दक्कन के पठार से। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जो दक्कन का पठार है इस पठार से होकर के गुजरती है, इस पठार के बीचों बीच से होकर के एक नदी गुजरती है जिसको बोलते हैं गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी इस पठार को दो टुकड़ों में तोड़ देती है, एक बनता है कर्नाटक का पठार और एक बनता है तेलंगाना का पठार, ठीक है। यानी गोदावरी दक्कन के पठार को दो भागों में बांट देती है या तोड़ देती है गोदावरी नदी। एक भाग बनता है कर्नाटक का पठार और दूसरा भाग बनता है तेलंगाना का पठार। और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो दक्कन का पठार है यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। फिर यदि हम बात करें तो दक्कन का पठार को लेकर के महाराष्ट्र में इस पठार में एक झील स्थित है जिसको बोलते हैं क्रेटर झील या ज्वालामुखी निर्मित झील, और उस झील का नाम मिलता है लोनार झील, ठीक है, इस पठार में। और यदि हम बात करें इस पठार में भी कहां पर, महाराष्ट्र में एक झील है जिसको बोलते हैं लोनार झील। और लोनार झील कैसी झील है, क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील है, क्रेटर या ज्वालामुखी झील है। क्रेटर या ज्वालामुखी झील कहा जाता है लोनार की झील को। और यहाँ से यदि हम बात करें तो तेलंगाना के पठार को लेकर भी एक प्रश्न बन जाता है। क्या प्रश्न बन जाता है, तेलंगाना का पठार, ठीक है, तेलंगाना के पठार को भी लावा निर्मित पठार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्कन के पठार में ही यह स्थित है, गोदावरी नदी इसके दो भाग बना देती है, इसलिए यहाँ से जो है लावा निकाला जाता है, लावे से निर्मित हुआ है, तो लिखेंगे हम इसे भी लावा निर्मित पठार कहा जाता है। लावा निर्मित पठार किसे कहा जाता है, तेलंगाना के पठार को कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो लावा पठार भी इसको बोल देते हैं, लावा पठार। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किसे लावा पठार की संज्ञा दी गई है या किसको लावा पठार बोलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी दक्कन के पठार की। अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के पठार की, और कर्नाटक के पठार से क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो कर्नाटक राज्य है इसमें विस्तृत है, इसलिए इसको कर्नाटक का पठार कहते हैं। और कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है, ठीक है, विस्तार कर्नाटक के
कर्नाटक के दक्षिण और पश्चिम, कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है। चूंकि कर्नाटक राज्य में इसका विस्तार है, इसीलिए इसे कर्नाटक का पठार बोला जाता है। और यदि हम बात करें तो इस पठार का जो नामकरण हुआ है वो कर्नाल्ड के आधार पर हुआ है। ठीक है, इस पठार का नामकरण किस शब्द से हुआ है? कर्नाल्ड। कर्नाल्ड। और कर्नाल्ड की यदि हम बात करें तो कर्नाल्ड का अर्थ होता है काली मिट्टी, यानी कर्नाटक में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको कर्नाल्ड, और कर्नाल्ड से ही पड़ा कर्नाटक का पठार। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी का पठार इसको कहा जाता है। इसे काली मिट्टी का पठार कहा जाता है। इसे काली मिट्टी का पठार कहा जाता है। और कर्नाटक के पठार की यदि हम बात करें औसत ऊंचाई की, तो इसकी औसत ऊंचाई मिलती है हमें 800 मीटर। औसत ऊंचाई मिलती है हमें इसकी कितनी? 800 मीटर। तो आप एक बार इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। एक प्रश्न ये बन जाता है कि जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक का पठार ये किससे मिलकर के बना है? तो कर्नाटक का पठार जो है धारवाड़ चट्टानों से मिलकर बना है। यदि आप बात करें, हमने शुरू में पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार में हमने बताया था मुख्य रूप से 3 चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में और धारवाड़ चट्टानें कर्नाटक में, और तीसरी चट्टानें थी कोडप्पा चट्टानें पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेनाइट चट्टानें और ज्वालामुखी चट्टानें और धारवाड़ चट्टानों से इस चट्टान पर पठार का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यानी निर्माण धारवाड़ चट्टानें तथा ज्वालामुखी चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। यानी कर्नाटक के पठार का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से, ज्वालामुखी चट्टानों से और ग्रेनाइट चट्टानों से इस पठार का निर्माण हुआ है। और यदि हम बात करें तो कर्नाटक के पठार में प्रमुख नदियां बहती हैं। कर्नाटक के पठार से कई नदियां होकर के निकलती हैं या प्रवाहित होती हैं, जिन नदियों को बोल दिया जाता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और भीमा नदी यहाँ से होकर के बहती हैं। ठीक है, तो यहाँ की प्रमुख नदियां लिख देता हूं मैं। यहाँ की प्रमुख नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और भीमा नदी यहाँ के प्रमुख नदियां कहाँ की? कर्नाटक के पठार की। और यदि हम बात करें तो एक और नदी यहाँ पर बहती है जिसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी को लेकर के एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर है, जिसको बोलते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है, तो शरावती नदी, इस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना है। और उस जलप्रपात की यदि हम बात करें तो उसका नाम है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर बना है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो पर्यटक का ये आकर्षण बिंदु है। और यदि हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा, ठीक है, देश का सबसे बड़ा पनबिजली उत्पादक है। ठीक है, कौन? जोग या गरसोप्पा। यह देश का सबसे बड़ा पन बिजली का मतलब है पानी से उत्पन्न बिजली, पन बिजली
उत्पादक है, ठीक है। और लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से इसको देखने के लिए आते हैं, इसलिए यह पर्यटकों के लिए आकर्षण बिंदु या आकर्षण केंद्र है। तो यह पर्यटकों का आकर्षण है, पर्यटकों का आकर्षण है। और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कर्नाटक के पठार से, यदि हम बात करें तो इसके दक्षिण में, कर्नाटक का जो पठार है उसके दक्षिण में राज्य पड़ता है, यानी ऊपर को राज्य पड़ता है दक्षिण उत्तर में, जिसको बोलते हैं हम गुजरात। और गुजरात में एक वन पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है गिर के वन या गिर की पहाड़ियां, ठीक है। गिर के वन या गिर की पहाड़ियां इसमें विद्यमान है, ये मिलती हैं, यानी गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां मौजूद है। गिर की पहाड़ियां मौजूद है क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि दक्कन के पठार का ही एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं कर्नाटक का पठार। और कर्नाटक के पठार की यदि हम बात करें तो दक्कन के पठार से इसका विस्तार यानी 8 राज्यों में, और 8 राज्यों की यदि हम बात करें तो जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात में ही पड़ते हैं गिर के वन या गिर अभ्यारण्य भी है, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो कर्नाटक का पठार है यहाँ से विशेष प्रकार की लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं। यहाँ पर वृक्ष मिलते हैं जिनको बोल देते हैं चंदन का वृक्ष, ठीक है। तो चंदन की लकड़ियां यहाँ से प्राप्त की जाती हैं, यानी यहाँ पर वृक्ष हैं किस चीज के? चंदन के वृक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए चंदन की लकड़ियां यहाँ से प्राप्त की जाती हैं। और कई प्रकार के खनन के कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। यानी खनन किन किन चीजों का किया जाता है? बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीशियम, और बहुत कम मात्रा में यहाँ से लौह भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि जो कर्नाटक का पठार है यहाँ पर खेती की जाती है कहवा की, यानी कॉफी की। और प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी कहाँ प्राप्त की जाती है या कॉफी का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन जो किया जाता है वह कर्नाटक में किया जाता है। और यहीं से यदि हम बात करें तो विश्व में नाम आ जाता है किसका? ब्राजील का, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक कॉफी, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन तो ये किया जाता है कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पर विश्व की तो विश्व में आ जाता है नाम किसका? ब्राजील का। और फिर यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न इसको लेकर के यहाँ से ये भी बन जाता है कि कर्नाटक के पठार में एक पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं बाबा बूदन की पहाड़ी। और बाबा बूदन की पहाड़ियों से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बाबा बूदन या बाबूदाना की पहाड़ी, बाबूदाना या बाबू बूदन की पहाड़ी, यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? लौह अयस्क। लौह अयस्क का मतलब यह है जिससे इस्पात यानी लोहा निकाला जाए। और यहीं पर एक क्षेत्र और पड़ता है जिसको बोलते हैं कोलार या बोलते हैं कोलार खान या कोलार क्षेत्र, और वहां से सोने के स्वर्ण भंडार प्राप्त किए जाते हैं, यानी कोलार क्षेत्र या कह दें इसको खान। तो ये किसकी खान है? स्वर्ण की खान है। यानी कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जो सोना प्राप्त किया जाता है वो कर्नाटक से किया जाता है और कोलार खान से किया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि इस क्षेत्र को लेकर के यानी कर्नाटक में, और कर्नाटक का जो पठार है इसमें मुख्य रूप से कई प्रकार की फसलें जैसे ज्वार, चावल, गन्ना, तिल, मूंगफली, नारियल या कॉफी आदि के लिए जो है ये जाना जाता है। अच्छा, कॉफी की यदि हम बात करें तो एक वर्षा आती है जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम, ठीक है। यानी चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो है ये एक वर्षा का नाम है जो कॉफी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
चेरी ब्लॉसम कॉफी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक के पठार से कई प्रकार के उद्योग किए जाते हैं कर्नाटक में। जैसे हम बात करें वस्त्र निर्माण की, या वस्त्र निर्माण की बात करते हैं, या खाद्य प्रसंस्करण की, या तंबाकू प्राधिकरण के उद्योग जो है यहाँ से किए जाते हैं। तो ये तो बातें थी कर्नाटक के पठार को लेकर के। अब हम बात करेंगे शिलांग के पठार की। शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, या इसी को हम कह सकते हैं मेघालय का पठार। ठीक है, तो शिलांग का पठार या मेघालय का पठार, यदि हम बात करें इसके विस्तार की, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि शिलांग, और शिलांग कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में। ठीक है, यह है मेघालय। तो भारत का एक राज्य है जिसको बोलते हैं मेघालय, और मेघालय में विद्यमान है जिसको हम बोल देते हैं शिलांग का पठार। ठीक है, और यदि हम बात करें इस पठार की, तो इस पठार की उत्पत्ति जो हुई है वो मुख्य रूप से 3 पहाड़ियों से हुई है, जिसको बोलते हैं गारो, खासी और जैंतिया। यानी जैंतिया, गारो, खासी, ये 3 पहाड़ी पाई जाती है शिलांग के पठार में। प्रमुख 3 पहाड़ियां, प्रमुख 3 पहाड़ियां, एक हो गई गारो, एक हो गई खासी, और एक हो गई जैंतिया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर है, मेघालय में। और मेघालय में भी शिलांग के या मेघालय के पठार में ये है बनती है। और शिलांग के पठार की उत्पत्ति जो हुई है, उत्पत्ति, शिलांग के पठार की उत्पत्ति इन तीनों पहाड़ियों से ये हुई है, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, यदि हम बात करें तो इस पठार में जो है, इस पठार से अत्यधिक मात्रा में लोहा प्राप्त किया जाता है, लोहे के साथ साथ चूना भी प्राप्त किया जाता है। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो इनके भंडार बताए जाते हैं यहाँ पर। यानी इस पठार में लोहा और चूना के भंडार है। ठीक है, शिलांग के पठार में लोहा चूना के भंडार है। फिर एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, यह पठार मेघालय में स्थित है, ये बात तो हमने जान ही ली है। यहाँ पर 2 प्रमुख स्थान बताए जाते हैं शिलांग के पठार में। एक स्थान आ जाता है मानसिंह राव, और दूसरा स्थान आ जाता है चेरापूंजी। ये किस लिए जाने जाते हैं, यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, या ये कहते हैं भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो होती है मानसिंह राव में। और मानसिंह राव पड़ता है भारत में, और भारत के भी अंदर कहाँ पर, मेघालय में। तो यहाँ पर 2 स्थान है, यहाँ पर लिख देता हूँ स्थान। कितने, 2 स्थान है। एक का नाम है मानसिंह राव, मानसी राम, और दूसरा स्थान है चेरापूंजी, चेरापूंजी। तो पहले नंबर पर वर्षा के क्षेत्र में, यानी विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है, मानसी राव में, जो मेघालय में और शिलांग के पठार में स्थित है। और दूसरे नंबर पर वर्षा जो होती है वो चेरापूंजी में होती है। तो मैं इस बात को भी लिख लेता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसी राम, मानसी राम। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिंह राव है। और यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है चेरापूंजी। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ से कि सर्वाधिक वर्षा, तो लगभग में यदि हम बात करें लगभग में, तो 1141, ठीक है, 1141 मिलीलीटर की यहाँ पर वर्षा होती है। और कई किताबों में आपको 1200 या 1221 के समथिंग मिलेगा मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर वर्षा होती है यहाँ पर, कहाँ पर, मानसिंह राव में। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताया जाता है कौन सा, मानसिंह राव। उसके बाद हम बात करते हैं, तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, या विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो चिली और पेरू का एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल। तो यानी कम वर्षा विश्व में कम वर्षा वाला स्थान अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल।
और ये कहाँ पड़ता है? चिली और पेरू के मध्य, चिली व पेरू में पड़ता है। आगे एक और प्रश्न बन जाता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, यानी लद्दाख का एक शहर है लेह, यानी भारत में कम वर्षा, भारत में कम वर्षा, ठीक है, कहाँ होती है? लेह में होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। हाँ, कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार जो पाए जाते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें कोयला, लोहा, इसके लिए प्रसिद्ध एक खान है, मैं लिख देता हूँ। सर्वाधिक खनिज, सर्वाधिक खनिज, सर्वाधिक खनिज, क्या हो गया? इसको लिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा, एक मिनट। हाँ ठीक है। अब जैसे भारत में सर्वाधिक खनिज की हम बात करें तो जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, इसके लिए झारखंड में एक प्रसिद्ध खान है जिसको बोलते हैं झरिया खान। और झरिया खान कहाँ पर पड़ती है? ये झारखंड में, ठीक है। कहाँ पर पड़ती है? झारखंड में। झारखंड में झरिया खान पड़ती है, जो कोयला और लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अत्यधिक मात्रा में कोयला यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि भारत में सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य कौन सा है? तो खनिज विविधता वाला राज्य है राजस्थान, जिसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यानी सर्वाधिक सर्वाधिक खनिज विविधता, सर्वाधिक खनिज विविधता जो पाई जाती है वो कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान में पाई जाती है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, अजायब घर कहा जाता है। तो खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, कोई प्रश्न बन जाता है कि रेगमा, अच्छा रेगमा पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो रेगमा पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियां असम में पड़ती है। रेगमा और मिकिर पहाड़ियां असम में पड़ती हैं। यहाँ से भी कई प्रकार के खनिज प्राप्त किए जाते हैं। अब यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ से, तो पठारों को लेकर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो गया है। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे और कल हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आपसे विदा। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।